Very good morning, students. Today, we are going to start with the next chapter, and that is chapter number 9, Force and Laws of Motion. First of all, we will discuss about the force and its type. Then, we will switch to the laws of motion. फोर्स का जो सिंपल मीनिंग है, अगर हम उसको स्टडी करें या उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो फोर्स क्या होता है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रेशराइज करता हूँ तो हम कहते हैं कि हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया। बट इन टर्म ऑफ साइंस अगर हम उस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो हम इसको इतनी इजीली डिफाइन नहीं कर सकते। इट नीड्स सम मोर टर्म्स इन्वॉल्व इन इट which make it clarify what other relevant terms can be related with the force. So we are going to study first for the NCERT or textbook. उसके हम कुछ certain topics को cover up करेंगे. Then I will give the note of the same topic. So before going to that, some introduction is there. In the last chapter, that is we have done with you as motion. We described the motion of the object along a straight line. हमने स्ट्रेट लाइन मोशंस के बारे में स्टडी किया इन टर्म ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन द लास्ट चैप्टर हमने 3 क्वांटिटी मेजरली पढ़ी थी, दैट इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन। एंड उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एंड कुछ ग्राफ्स वगैरह हमने स्टडी किया, तो हम उस चीज को यहाँ पे इन्वॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं। We show that such a motion can be uniform and non-uniform. If you remember that in the last chapter we have also studied about the uniform and non-uniform motion. In uniform motion we have seen that distance covered is equal in equal interval of time, whereas in non-uniform unequal distance in equal interval of time. We have not yet discovered what is the cause of motion. हमने ये पढ़ा कि मोशन होता है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज क्यों की टाइम के साथ साथ, दैट मींस व्हाई देयर इज मोशन इन द ऑब्जेक्ट। दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। आल्सो डू ऑल द मोशन रिक्वायर द कज, क्या सभी मोशंस वेदर इट इज लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशनल, कोई भी मोशन अगर हम स्टडी करते हैं, इज दैट एनी नेसेसरी कंडीशन दैट इट रिक्वायर्स एनी कर्व फॉर दिस? इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कर्व? ये किस टाइप का नेचर होता है इस कर्व का, वो भी आपके पास एक इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, for many centuries the problem of the motion and its curves has had puzzled scientists and philosophers. A ball on a ground, when given a small hit, it does not move forever. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, place a ball on your floor and then give a small hit. बॉल थोड़ी देर डिस्टेंस को कवर करती है and after that it will stop or it may change its direction. When given a small hit, it does not move forever. Means sometime ये move करेगी and after that its velocity धीमे धीमे reduce होगी and it becomes stop. Such observations suggest that the rest is the natural state of the object. यहाँ पे मैंने रेड मार्क से आपको हाईलाइट किया गया है that rest is the natural state of the object. Natural state जो होती है that is the state of rest. कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है। It remains the belief until the Galileo and the Isaac Newton. These are the two scientists, Galileo Galilei and the Isaac Newton, जिन्होंने इस कर्व के बारे में थोड़ी सी डिस्कवरी दी, बट उनकी जो अप्रोच थी थिंक करने की वो टोटली डिफरेंट थी। उनका जो अप्रोच था मोशन को स्टडी करने का वो नॉर्मल से थोड़ा हटके था। Now just see this figure. In figure A, a trolley is moving along the direction in which we push it. हमने ट्रॉली को आगे की तरफ पुश किया and trolley is moving forward. आप देख सकते हैं इन फिगर, it is right hand to the boy. बॉय ने क्या किया, राइट हैंड की तरफ एक दोनों हाथ से टुवर्ड हिज राइट उसने एक पुश लगाया
एंड उसके अकॉर्डिंग पुश लगाने पे क्या हुआ, आपका जो ट्रॉली थी दैट इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. In the second figure you see that there is a drop and it is pulled. जब हम चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे toward us then it is called pull. and जब हम ऑब्जेक्ट को अपने से दूर लेके जाएंगे, अपने से दूर पुश करते हैं, then it is called pushing. So pushing and pulling, there are two type of forces, like कह सकते हैं in simple language, not in science language, but in simple language we can say that push and pull is a kind of force. That is an experience of the forces also. In the next figure there is a hockey stick hits the ball forward. आप देख सकते हैं आपने हिट हॉकी प्ले स्टिक से क्या किया, रेस्ट में पड़ी हुई बॉल को जगह सा हिट किया एंड बॉल विल स्टार्ट मूविंग, बट आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप. So moving to the next page. In our daily life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, तो उसको मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स. आपको उसको पीछे से धक्का मारना पड़ेगा, आपको उसको कहीं ना कहीं से पुश करना पड़ेगा. व्हेन यू आइदर पुश और पुल द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. सपोज अ बॉल इज देयर एंड आपको क्या करना है, उस मटेरियल बॉल को शिफ्ट करके दूसरे के पास तक पहुंचाना है. तो आप क्या करेंगे, आइदर यू पिक इट अप एंड हैंड ओवर करेंगे, या फिर आप उसको जैसे पुश कर देंगे, थोड़ा सा फोर्सफुली करेंगे ताकि वो उस पर्सन तक आसानी से पहुंच जाए. So put a stationary object into motion or to stop a moving object we have to apply a kind of force. किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मोशन में लाना है, ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था उसको मोशन में कन्वर्ट करना है, या वो मोशन में था उसको रेस्ट पे लेके आना है, in both the cases we have to apply a external force and that is your muscular force. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेगा, अगर हम किसी मशीनरी की बात करें तो वो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सकती है. बट वी आर नॉट गोइंग टू इन डेप्थ ऑफ दैट. वी मस्ट पुश और हिट द हिट, we must push or hit or pull on the object to change the state of motion. The concept of force is based on push, hit and pull. So हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पुश किया जाए, हिट किया जाए या उसे पुल किया जाए, इन ऑल द थ्री केसेस वी से दैट कि ऑब्जेक्ट पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया. नाउ लेट्स फर्दर think about the force, what it is. In fact, no one has seen or tested or felt a force. However, we always see or feel the effect of force. किसी ने भी फोर्स को देखा नहीं है, सभी उसको केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है. एंड इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन और डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब अप्लाई होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जा सकता है. फोर्स के बारे में हम कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं बता सकते बिकॉज वी कांट सी दैट. पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ऑल द वेज ऑफ ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन. किसी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लेके आना है तो व्हाट आर द मेथड, आइदर यू पुश, हिट और पुल द ऑब्जेक्ट. दीज आर द थ्री लाइक टाइप ऑफ मेथड जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकते हैं. अगर वो रेस्ट पे था तो मोशन में आ जाएगा, इफ इट इज इन मोशन इट कम्स बैक टू द रेस्ट. दे मूव्स बिकॉज we make a force act on them. ऑब्जेक्ट मूव किया या ऑब्जेक्ट स्टॉप हुआ, both the reason behind this is the kind of external force that you are going to apply on them. From your studies in the last class, you are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower. अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को फास्ट या स्लो करना है, so what I am going to do, I have to change its speed. सपोज एक आप बॉल लेते हैं या एक टायर, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आप अर्ली एज में क्या करते थे, एक टायर्स लेते थे साइकिल का एंड उसको आप किसी स्टिक से पीछे से पुश करते थे एंड इट विल मूव फर्दर एंड फर्दर. अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी होगी तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अप्लाई अनदर फोर्स. मुझे फर्स्ट हिट के बाद सेकंड थर्ड हिट भी उस पर अप्लाई करना पड़ेगा. सडनली उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन वी आर गिविंग टू दैट. हम उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, दैट मींस वी आर एक्सेलरेटिंग दैट. सो
The change of magnitude in the velocity of an object, that is to make the object move faster or slower or change its direction of the motion. There are two ways: either change the speed, that is to change acceleration, or by changing the direction. ठीक है, moving next to that, the force can change its shape and size of the object. अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको, फ्रॉम दैट फिगर यू कैन फाइंड इट आउट. देयर इज अ स्प्रिंग. जब स्प्रिंग को दोनों साइड से पकड़ के खींचा जाता है, लाइक उसको स्ट्रेच करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं रहते तो उतने ही हैं, लेकिन उनके बीच की स्पेसिंग चेंज हो जाती है. और जब उसे रिलीज करते हैं, इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. दैट मींस चेंज इन पोजीशन इज आल्सो देयर. ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ. इन नेक्स्ट केस यू हैव टेकन अ रबर बॉल, आप ले सकते हैं या बलून ले सकते हैं, एंड अप्लाई द फोर्स ऑन बोथ द साइड, तो आपको चेंज दिखाई देगा. Now, the next topic is balanced and unbalanced force. Balanced means something which is equal in both sides, and unbalanced means which is unequal in both sides. So there is figure 3.9.3, and it shows a wooden block on a horizontal table. Tie up two string to both sides of that box. Box से आपको क्या करना है, दोनों साइड से स्ट्रिंग को टाई अप करना है. Suppose one is named as X, another is named as Y. To the two opposite face of the block as shown, if we apply the force by pulling the string X. Suppose हम X को pull करते हैं, the object begin to move toward the right hand. आपके right hand पे X है, जब X को खींचा जाएगा या X पे कोई weight में hang कर दूंगा string पे, तो obviously X वाली तरफ आपका object क्या होगा, displace होगा. ठीक है. Similarly, if we pull the string Y, the block will move toward the left side. But what happens if it is stretched from both sides? अगर दोनों ही साइड से मैं इक्वल फोर्स अप्लाई कर दूं, then what will happen? Will it move or not? Try to do this. आप एक वुडन ब्लॉक लीजिए या कोई भी मटेरियल ले लीजिए, एंड उसको अप्लाई करके दोनों तरफ से आप रस्सी से बांधिए स्ट्रिंग से, एंड दोनों तरफ इक्वल वेट आप लगा दीजिए. सपोज 1 kg आपने लेफ्ट में हैंग कर दिया और 1 kg राइट में हैंग कर दिया. विल द ऑब्जेक्ट मूव? नो, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. द ब्लॉक विल नॉट मूव. सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस, एंड दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ लेट अस कंसीडर अ डिफरेंट सिचुएशन. सपोज वन साइड आपने क्या किया, 100 ग्राम या 200 ग्राम आपने इंक्रीज कर दिया, एंड अनदर साइड आप कोई इंक्रीमेंट नहीं करते. मतलब दैट मींस वन साइड तो 1 kg था प्लस 200 ग्राम, और दूसरी साइड कितना है, 1 kg. तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इट विल डिस्प्लेस टुवर्ड द हैवियर ऑब्जेक्ट. सो यहाँ भी आपको गिवन है, देन टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड. जैसे मैंने आपको बोला 1 kg एंड 1 kg प्लस 200 ग्राम्स, that means 112, like 1200 grams. तो एक कंडीशन हो गया आपके लिए कि वन इज, पहली कंडीशन में आपके बैलेंस थे, इक्वल वेट थे. सेकंड में आपने 200 ग्राम आपने ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका वेट ज्यादा हो जाएगा. then block will begin to move in the direction of the greater force, that means toward the 1200 gram. Thus, the two forces are not balanced, and the unbalanced force takes the object in motion. जैसे ही आप फोर्स क्या हुई, अनबैलेंस हुई, तो ऑब्जेक्ट मूव हो गया, अपनी जगह उसने चेंज कर दी. और जब तक उसकी बैलेंस फोर्स थी, उसने अपनी जगह चेंज नहीं की थी. दैट मीन्स to consider an object in motion or to bring an object in motion, there must be an application of unbalanced force. It means, सिंपल वर्ड में हम कहेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में सेट करना है, if we want to bring an object in motion, we have to apply an unbalanced force. This suggests that an unbalanced force acts on an object to bring it in motion. Look at this figure. This is simply a carton box. आप suppose कर सकते हैं आपके घर में ऐसे carton box होते हैं. Suppose in the first condition, it is like बॉक्स के अंदर आपने बहुत सारा मटेरियल डाल दिया गया था, एंड यू अप्लाई अ फोर्स इन सिंपल. आपने बहुत सिंपल से इसको पुश करने की कोशिश की, देन आपका बॉक्स नहीं हिला, क्योंकि जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं
उतनी फोर्स आपका बॉक्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन से लगा रहा है। व्हाई इट इज फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइक नीचे से क्यों लगा रहा है, बिकॉज द बॉक्स इज इन टच विद द ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड और बॉक्स के लोअर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट का लोअर सरफेस एंड दैट सरफेस ऑफ द फ्लोर। तो दोनों ही जब कांटेक्ट में आएंगे देन देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। नाउ इन फिगर बी मैंने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गई। What about the C condition? You can see from the arrow mark there that now this time you have applied a greater force. अब की बार आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो ग्रेटर फोर्स है, एंड इट इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। नीचे आप देख सकते हैं जो लेंथ आपको दी है एरो की, दैट शोज द अमाउंट ऑफ फोर्स। बिगर द लेंथ बिगर इज द फोर्स, स्मॉलर इज द लेंथ स्मॉलर इज द फोर्स। दैट मीन्स आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस। The box with a small force, the box when we apply force, small force on the box does not move because the friction force act in a direction opposite to the applied push. Thus, the friction force arises between the two surfaces in contact, and in this, between the bottom of the box and the floor rough surface. It balances the pushing force and therefore the box does not move. क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई किया और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, therefore the box will not move. जैसे कि हमने टेबल वाले केस में देखा था, इक्वल वेट ऑन बोथ साइड, इट डज नॉट अलाउ द ऑब्जेक्ट टू मूव। तो उसी तरह से जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, और ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, दैट मींस इट इज इन बैलेंस सिचुएशन। बट व्हेन यू अप्लाई एन एक्स्ट्रा फोर्स greater than friction force, this becomes unbalanced situation and object will move in forward direction. So you can go through this paragraph. We are going to next paragraph. What happens when we ride a bicycle? जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? When we stop pedaling, obviously जब आप पेडल स्टॉप करेंगे तो बाइसाइकिल भी स्टॉप हो जाएगी. After some time, the bicycle begin to slow down, and this again because of the friction force acting opposite to the direction of motion. Direction of motion forward था, and friction force किस किस के बीच में लगेगी? That is between the tire of the bicycle and the ground. क्योंकि ग्राउंड के टच में क्या है? बाइसाइकिल का टायर. तो बाइसाइकिल का टायर और जो ग्राउंड टच में है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, and that will bring it back to the slow down its speed. In order to keep the bicycle moving, we have to continue with the pedaling again. It does appear that an object maintains its state in its motion under the continuous application of the unbalanced force. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू चाहता है कि वो अपने स्टेट को मेंटेन रखे, मोशन की स्टेट को मेंटेन रखे, तो वहां पे एक अनबैलेंस फोर्स हमेशा लगानी पड़ेगी आपको. इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर फैन टू बी मूव ऑन, then there must be presence of electricity, which is a kind of external electric force. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है जो आपके फैन पे अप्लाई होगी, और जब तक ये अप्लाई होगी वो उसी स्टेट में चलता रहेगा, और जैसे ही ये डिसकंटिन्यूअस हुई वैसे ही आपके फैन की स्पीड में चेंज आएगा. ठीक है, इट विल कम्स इनटू द रेस्ट सिचुएशन. नाउ एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स pushing or frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. If the unbalanced force is applied on the object, there will be change either in its speed or the direction. अगर बैलेंस फोर्स है तो आपकी डायरेक्शन और स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो अनबैलेंस फोर्स है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, एंड चेंज इज आइदर इन स्पीड or either in direction. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. मतलब accelerate का मतलब क्या हुआ? स्पीड चेंज. अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, उसको मोशन में सेट करना है, then we have to apply an unbalanced force. Now this is the notes for you. Write it down. Balanced force and unbalanced force. Definition है फर्स्ट पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ में.
आप इसको लिखिएगा, ये आपके लिए नोट्स हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का। इनके बेसिस पे आप बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। So today's class is going to be over now.